बसंती अपने माता पिता और बड़ी बहन जयंती के साथ झोपड़पट्टी की एक खोली में रहती थी। उसकी उम्र अभी 15 साल ही थी। बसंती के पूरे परिवार में उसे छोड़कर बाकी सभी श्याम रंग के थे, लेकिन वो तो मानो जैसे चमकता हुआ सोना हो। ऊपर से सुनहरे बाल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते। झोपड़पट्टी में सबसे अलग खूबसूरती का लिबास पहने बसंती को देखकर ऐसा लगता था मानो कीचड़ में ये कमल का फूल खिल गया हो। बसंती की बड़ी बहन जयंती के विवाह की तैयारियां चल रही थी। गोविंद और जयंती एक दूसरे से प्यार करते थे। जयंती जिस किराने की दुकान पर सामान लेने आती थी, उसका मालिक गोविंद ही था और अब गोविंद जयंती का होने वाला पति था। गोविंद के साथ एक दिन उसका छोटा भाई भी उसके साथ बसंती के घर की तरफ आया था। उसने बसंती को देखा और देखता ही रह गया। उसने गोविंद से पूछा, भैया, ये लड़की मेरी होने वाली भाभी की छोटी बहन है ना? हाँ मोहन, वही है। क्या बात है, तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? उसे देखकर कहीं तेरा मन? हाँ भैया, उसे देखते ही वो मन में समा गई है। क्या मेरी शादी उससे? हाँ हाँ मोहन, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। दोनों बहनें हमारे घर आ जाएंगी तो लड़ाई झगड़े की कभी नौबत ही नहीं आएगी। पूरा जीवन प्यार से एक ही छत के नीचे गुजारेंगे। मोहन दिखने में एकदम बसंती से विपरीत था। वो जितनी खूबसूरत थी, मोहन उतना ही बदसूरत था। गोविंद ने हाँ तो कह दिया, पर वो मन में ये सोच रहा था कि बसंती क्या मोहन से शादी के लिए तैयार होगी। फिर उसने सोचा कि बात करने में हर्ज ही क्या है, उसका भाई खुश हो जाएगा। बहुत सोच समझकर गोविंद ने जयंती के कान में ये बात डाल दी कि उसका भाई मोहन बसंती को पसंद करता है। फिर क्या था, बात जयंती के माता पिता तक पहुंचने में समय नहीं लगा। जयंती बहुत खुश थी कि बहन का साथ बना रहेगा। गोविंद ने भी अपने पिता सखाराम से ये बात की तो वो भी तैयार हो गए, पर उन्होंने कहा, गोविंद, वो लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या वे लोग मोहन के लिए राजी होंगे? बाबूजी, बात करने में क्या हर्ज है? हमारा मोहन खुश हो जाएगा और खुश रहेगा। बसंती का परिवार तो एकदम गरीब था। गोविंद और उसका परिवार बसंती के परिवार से काफी ठीक परिस्थिति में रहते थे। वो उसी शहर में कुछ ही दूरी पर रहते थे। बसंती के माता पिता को जब मोहन के विषय में पता चला तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। एक ही साथ एक ही खर्चे में दोनों बेटियों का विवाह हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है भला। और फिर घर परिवार भी अच्छा ही था। वैसे तो हर माता पिता, चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो, अपनी बेटियों की शादी में हैसियत से ज्यादा ही खर्च करते हैं। यहाँ तो बात शादी के खर्च की थी, वो जरूर कम हो जाएगा। मोहन के अत्यधिक श्याम रंग से उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उनके खुद के घर में भी सभी श्याम रंग के ही थे। गोविंद और जयंती दोनों ने ही मोहन और बसंती के रिश्ते के बारे में अपने अपने घर में बात कर ली। दोनों तरफ से हरा सिग्नल मिलने के बाद फिर एक दिन गोविंद जयंती के घर आया। उसने जयंती के पिता से कहा, बाबूजी, जयंती को तो आप मुझे सौंप ही रहे हैं, अगर बसंती की शादी मोहन से हो जाए तो? अरे गोविंद बेटा, तुम हमारे दामाद हो और तुम्हारी तरफ से आया ये रिश्ता हमें भी मान्य है। हमारी दोनों बेटियों का साथ कभी नहीं छूटेगा। हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है। बाबूजी, फिर भी आप एक बार बसंती से भी पूछ लीजिए। अरे नहीं गोविंद बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटी के लिए जो सबसे अच्छा होगा वही तो करेंगे ना, फिर उससे पूछने की क्या आवश्यकता है। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी इच्छा।
15 दिनों में ही जयंती और बसंती के लिए 2 घोड़ियों पर सजे दोनों दूल्हे बारात लेकर आ गए। शादी की विधियां होने लगी। ढोलक मंजीरे की ताल पर बन्ना बन्नी के गीत गाए जा रहे थे। कुछ महिलाएं घूंघट लेकर नृत्य कर रही थीं। दोनों जोड़ों की वरमाला की विधि साथ में ही हो रही थी। लोग ये देखकर आपस में बुदबुदा रहे थे कि बड़ी बेटी की तो ठीक है, लेकिन बसंती की जोड़ी तो बिल्कुल ही बराबर नहीं है। कहाँ इतनी सुंदर लड़की और कहाँ ऐसा दूल्हा। पहले गोविंद और जयंती का विवाह संपन्न हुआ। उसके बाद उसी मंडप में मोहन और बसंती का विवाह हो रहा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। मोहन बहुत खुश था। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा उसे मिल गई हो। मोहन खुशी के साथ बसंती की मांग में सिंदूर भर रहा था। उनकी अजीब बेमेल जोड़ी को देखकर महिलाओं के बीच कानाफूसी हो रही थी, जो मोहन को भी सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो महिलाएं बिल्कुल मोहन और बसंती के पीछे ही बैठी हुई थी। तभी मोहन के कानों में आवाज आई, देखो तो कितनी सुंदर लड़की है और कैसे बदसूरत के साथ ब्याह कर दिया। फिर दूसरी आवाज आई, अरे तुम देख लेना, ये शादी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ना सूरत, ना शक्ल, ना रंग, ना रूप, कैसे लड़के के साथ ब्याह दिया माँ बाप ने। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है। अगर मैं होती तो ऐसा कभी नहीं करती। ये लड़की तो एक न एक दिन किसी और के साथ भाग जाएगी, देख लेना। फिर किसी ने कहा, एक ही मंडप में 2 शादी करके माँ बाप ने तो पैसे बचा लिए, लड़की के तो भाग्य ही फूट गए हैं। पंडित जी के मंत्रों के बीच कानाफूसी के ये शब्द मोहन को शूल की तरह चुभ रहे थे। बसंती भी इन शब्दों को सुनकर सोच रही थी, कैसी महिलाएं हैं ये जो उसके पति के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। सबसे ज्यादा तो उसके कानों में वो शब्द चुभ रहा था कि भाग जाएगी किसी के साथ, देख लेना। बसंती को भाग जाएगी शब्द सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन समय की नज़ाकत देखकर उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। तभी फिर किसी महिला की आवाज आई, अरे मुझे तो लगता है माँ बाप ने छोरी को लड़का दिखाया ही नहीं कि कहीं छोरी मना ना कर दे। लेकिन हाँ, छोरी का तो भाग्य ही चमक गया। क्या सुंदर छोरी हाथ लगी है। साथ चलेंगे तो ऐसा लगेगा साथ में नौकर जा रहा है। कहते हुए हंसी की आवाज भी व्यंग में शामिल हो गई। मंडप में बैठी महिलाओं के ऐसे व्यंग बाण सुनकर एक समझदार महिला ने कहा, तुम लोग क्या फिजूल की बातें कर रही हो। अरे सूरज शक्ल में क्या रखा है, गोरे काले में क्या फर्क है, सब एक जैसे ही होते हैं। बस छोरी को प्यार से रख ले, मारे कूटे नहीं तो समझो सब अच्छा ही है। महिलाओं की इस तरह की बातें मोहन के मन में फेविकोल की तरह चिपक गई। विवाह तो हो गया, पर इन बेफिजूल की बातों ने विवाह के साथ ही मोहन के मन में शक का एक भयानक, बड़ा ही खतरनाक कीड़ा उत्पन्न कर दिया, जो धीरे धीरे उसे काटने लगा। दिन रात वही शब्द उसके कानों में गूंजते रहते, देखना ये शादी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, भाग जाएगी ये लड़की किसी और के साथ। इन शब्दों ने पहले ही दिन से मोहन के मन में मैल भर दिया। ये मैल था शक का, जिसकी सफाई आसान नहीं होती। हर इंसान की सोच और सहन शक्ति भी अलग अलग होती है। इन कटु शब्दों ने पति पत्नी दोनों के लिए अलग अलग स्वरूप ले लिया। अगर मोहन शक की अग्नि में जल रहा था, तो वहीं बसंती ने ये दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो ऐसे बेकार की बातें करने वाले लोगों को गलत साबित करके दिखाएगी। जिसके साथ गठबंधन हुआ है, जीवन की अंतिम सांस तक उसका साथ निभाएगी, उसे बहुत प्यार करेगी। आज उनकी सुहाग रात थी। इस समय भी
मोहन से रहा नहीं गया और उसने वो जिक्र छेड़ ही दिया। उसने कहा, बसंती, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मेरे साथ प्यार से रह पाओगी? वहाँ पीछे बैठी महिलाएं जो कानाफूसी कर रही थी, पंडित के मंत्रों के बीच वो आवाजें मेरे कान में जहर घोल रही थी। बसंती ने कहा, लोगों का क्या है, वो तो बोलते रहते हैं। अगर मुझे मना करना होता तो मैं पहले ही मना कर देती, लेकिन मुझे रूप रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भगवान का बनाया हुआ है। तुम बस मुझे प्यार से रखना, कभी मार कुटाई मत करना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। मैं बचपन से देखती आई हूँ कि लोग दारू पीकर घरवाली को कितना मारते हैं, गालियाँ भी देते हैं। तुम बस मेरे साथ वो सब मत करना। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। तुम उन लोगों की फिजूल बातों को दिल से मत लगाओ, भूल जाओ उन सब बातों को। बसंती के प्यार से इतना समझाने के बाद भी शक का कीड़ा मरा नहीं। वो जिंदा था और धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा था। जयंती और गोविंद बहुत खुश थे। पूरा परिवार एक छत के नीचे प्यार से रह रहा था। गोविंद के माता पिता काफी समझदार थे। घर में उनकी किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं थी। अपना खाना पीना और भजन कीर्तन ही उनका नित्य का काम था। गोविंद और मोहन दोनों मिलकर दुकान का काम करते थे और अच्छा कमा भी लेते थे। दोनों वक्त भरपेट खाना, पहनने को कपड़े और घर सब कुछ था। ज्यादा ना सही पर जितना था उनके लिए पर्याप्त था। वो बहुत खुश थे। बसंती और जयंती भी बहुत खुश थी। उनके माता पिता भी अपनी बेटियों के लिए बेफिक्र हो गए थे, ये सोचकर कि अपने से बड़े घर में ब्याह है, अच्छे लोग हैं, दोनों बेटियां साथ हैं तो हमेशा खुशी रहेंगी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मोहन के मन में शक की चिंगारी ऐसी भड़की कि उसने अपने घर में ही आग लगा दी। बसंती जब भी गोविंद से बात करती, मोहन को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो धीरे धीरे उन दोनों के ऊपर शक करने लगा। गोविंद तो बसंती को अपनी छोटी बहन ही समझता था। कभी कभी हंसी मजाक भी कर लेता था। वो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था कि उसके भाई की सोच इतनी मैली है। बसंती भी गोविंद को अपने बड़े भाई की तरह ही मानती थी। उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था, पर वो पढ़ नहीं पाई थी। इसलिए वो कई बार गोविंद से कहती, भैया, मुझे थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना है, थोड़ा हिसाब किताब करना भी सिखा दो। मोहन से कहती हूँ पर वो सुनता ही नहीं, कहता है क्या करेगी अब पढ़कर। गोविंद ने कहा, ठीक है बसंती, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब मैं दुकान से वापस आता हूँ तब थोड़ी देर मेरे पास बैठा कर, मैं तुझे पढ़ना जरूर सिखाऊंगा। ठीक है भैया। इस तरह बसंती रोज ही गोविंद के साथ बैठकर पढ़ाई करती थी। गोविंद हर रोज दुकान से पहले घर आ जाता था और मोहन कुछ समय बाद दुकान बंद करके फिर आता था। ऐसा वो पहले से ही करते थे, लेकिन अब मोहन जब भी घर आता, बसंती को गोविंद के पास बैठा देख जल जाता। जबकि घर में सब मौजूद रहते थे। धीरे धीरे मोहन की ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही थी। वो चुपचाप जरूर रहता, लेकिन उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ था। शक का जहरीला कीड़ा धीरे धीरे उसके ऊपर हावी होता ही जा रहा था। आखिरकार एक दिन दुकान से निकलकर उसने खूब शराब पी ली और फिर घर आकर उसने अपने पूरे परिवार के सामने बसंती, जो उस समय गोविंद के साथ बैठकर पढ़ रही थी, उसके बालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जोर से खींचते हुए कहा, उल्टा है तू, शर्म नहीं आती? तुम दोनों को मेरी आंखों में धूल झोंकते हो। पढ़ाई के बहाने यहाँ क्या क्या चलता है, क्या मुझे समझ नहीं आता? मैं सब जानता हूँ। तुम दोनों क्या गुल खिला रहे हो।
गोविंद को काटो तो खून नहीं। वो सदमे में आ गया कि मोहन ये क्या बोल रहा है। जयंती ने भी मोहन के ऊपर नाराज होते हुए कहा, मोहन भैया ये क्या कह रहे हो, तुम होश में नहीं हो। जयंती को भाभी कहकर पुकारने वाला मोहन चिढ़कर बोला, दूर हट जा जयंती, मैं होश में ही हूँ। तू काली कलूटी और ये मेरी बीवी खूबसूरती की मूरत, जिस पर तेरे मर्द का दिल आ गया है, तुझे नहीं मालूम तू बहुत भोली है रे। गोविंद के माता पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। तभी गोविंद की माँ माया गुस्से में तिलमिलाती हुई उठी और उठकर मोहन के गाल पर 3-4 चांटे लगातार लगाते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुझे, कितनी मैली सोच है तेरी। अरे तेरी हैसियत से ज्यादा अच्छी लड़की मिल गई है तो तुझे वो हजम नहीं हो रहा है। अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उस पर हावी हो रहा है। गोविंद ने अपनी माँ को चुप कराते हुए कहा, माँ रहने दो, वो नशे में है इसलिए बिना सोचे समझे कुछ भी बक रहा है। गोविंद ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। सब अपने अपने कमरे में चले गए। बसंती बहुत डर रही थी कि कहीं कमरे में जाकर मोहन उसे मारे ना, लेकिन कमरे में पहुंचते पहुंचते मोहन बड़बड़ करता रहा और फिर पलंग पर गिरकर सो गया। गोविंद आज मोहन के मन में पल रहे पाप को पहचान गया था। वो जानता था कि बिना शक के मोहन ये सब नहीं करता। वो सच में उस पर शक करता है। घर में किसी तरह का तनाव ना हो इसलिए गोविंद ने बसंती से बातचीत करना कम कर दिया था। बेचारी बसंती भी अब घबराने लगी थी। वो भी गोविंद से कम ही बात करती थी, लेकिन मोहन बिल्कुल नहीं बदला। अब वो हर रोज शराब पीकर आने लगा और किसी न किसी बात पर घर में तमाशा करने लगा था। बसंती के ऊपर हाथ भी उठाने लगा। एक हंसता मुस्कुराता परिवार शक के उस भयानक कीड़े का शिकार होने लगा था। माँ बाप परेशान थे कि उनका बेटा शराबी हो गया, पागल हो गया है। वो बिना किसी कारण के गोविंद और बसंती पर शक कर रहा है। माया ने अपने पति सखाराम से कहा, अरे जल्दी ही कुछ करो वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो फूल सी नाजुक बच्ची पर रोज हाथ उठाता है, उसके माँ बाप को पता चलेगा तो कैसा लगेगा उनको। वो बेचारे तो सोच रहे होंगे कि उनकी बेटियां यहाँ पर बहुत खुश होंगी। छोटी बहन को पिटता देख बड़ी भी कहाँ सुख से रह सकती है। हाँ माया, समझ नहीं आता कि क्या करे, कैसे सुधारे उसे। इतने में मोहन अपने कमरे से उठकर बाहर आया और बोला, अम्मा बाबूजी मुझे मेरा हिस्सा दे दो, यहाँ मुझे नहीं रहना है जहाँ मेरी बीवी पर। माया ने फिर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहा, पागल हो गया है तू। शक की अग्नि ने तुझे अपने में समेट लिया है मोहन। एक दिन तू और तेरा शक हमारे पूरे परिवार को ही भस्म कर देगा। अरे पागल, गोविंद अपनी छोटी बहन मानता है बसंती को और तू। मैं नहीं सुनना चाहता तुम्हारा भाषण। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हमारे बाजू वाले दोनों कमरे खाली पड़े हैं, मैं वहां जा रहा हूँ। क्या क्या सच में तू अलग रहने की बात कर रहा है? हाँ, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मेरा दम घुटता है यहाँ पर। यहाँ रहूंगा तो या तो मैं मर जाऊंगा या उन दोनों को। आज पानी सर के ऊपर तक पहुंच गया था। मोहन के मुंह से ऐसे शब्द निकलते ही सखाराम ने उसे धक्का देते हुए कहा, जा निकल जा, तू है ही नहीं यहाँ हमारे साथ रहने के काबिल। हाँ हाँ जा रहा हूँ, चल बसंती। बसंती नहीं जाएगी, मोहन तू जा। चल बसंती, बाबूजी मुझे जाने दो, इसी में हम सबकी भलाई है। बसंती, वो मुझे मार नहीं बाबूजी, मैं संभाल लूंगी मोहन को। इस तरह मजबूर बसंती ना चाहते हुए भी अपना पत्नी का फर्ज निभाने के लिए मोहन के साथ घर से बाहर निकल गई।
पूरा परिवार सदमे में था। सभी को सिर्फ बसंती की चिंता थी। जयंती ने रोते हुए माया से कहा, अम्मा, मेरी बहन। जयंती, तू चिंता मत कर बेटा, बाजू वाले कमरे में ही तो रहेगा, जाएगा कहाँ। इतनी हिम्मत नहीं है उसमें कि कहीं दूर चला जाएगा। हमारी गलती हो गई बेटा, जो खोटे सिक्के के साथ एक हीरे का गठबंधन करवा दिया। नहीं अम्मा, आप ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा। जयंती, शक ऐसी जोंक होती है जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती, कुछ न कुछ लेकर ही वापस जाती है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है बिटिया। अपने भाई से नाराज मोहन ने दुकान पर जाना भी छोड़ दिया था। अब उसे पैसे की तंगी होने लगी। मोहन किसी और की दुकान पर काम करने लगा। थोड़ा बहुत जो भी कमाता शराब में ही उड़ा देता। घर में कुछ भी सामान नहीं था। बूढ़ी माँ और जयंती बसंती को ऐसे हाल में भला कहाँ देख सकते थे। उन्होंने घर का जितना हो सकता था उतना सामान उसे दे दिया था। खाने पीने की चीजें भी गोविंद दुकान से लाकर बसंती के लिए भिजवा दिया करता था। मोहन रोज शराब पीने के बाद बसंती को भला बुरा कहता, उसकी सुंदरता पर छीटाकशी करता और उसे बेरहमी से मारता भी। बसंती सब कुछ सहन कर लेती थी। एक दिन बसंती की तबीयत खराब थी। ऐसी हालत में भी आज तो मोहन ने अपने कमर के बेल्ट से ये कहते हुए उसे बहुत मारा, गोविंद तुझे रोज दुकान से खाने पीने का सामान लाकर देता है, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानता? मैं ये भी जानता हूँ, कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। बोल, तू क्या देती है बदले में उसे? बोल, पैसे तो तेरे पास है नहीं, फिर क्या देती है? आज वो इतनी बुरी तरह से उसे मार रहा था कि उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर जयंती, गोविंद, माया और सखाराम सभी लोग वहां पर आ गए। उन्होंने देखा फूलों सी नाजुक बच्ची पलंग के नीचे गिरी पड़ी है और मोहन बेल्ट उसके तन पर बरसाए ही जा रहा है। बेल्ट उसे कहाँ लगता है ये भी नहीं देखता, बस चलाता ही जा रहा है। ऐसा लग रहा था इस इंसान के अंदर कितनी नफरत भरी हुई है। गोविंद ने उसके हाथ से बेल्ट छीनने की कोशिश की। तब मोहन ने कहा, आ गया तू ही तो है मेरा असली दुश्मन। कहते हुए गोविंद को जोर से धक्का दिया। दोनों भाइयों में हाथापाई होने लगी। मोहन ने कहा, मेरे घर को तोड़ने वाला तू आस्तीन का सांप है। तब तक सखाराम ने मोहन के गाल पर तमाचा लगाते हुए बेल्ट छीना और कहा, इससे तो तू मर ही जाता तो अच्छा होता, सबका जीना हराम करके रखा है इस पापी ने। जयंती और माया ने बसंती को उठाया। जयंती ने उसे सीने से लगा लिया। इसके बाद जैसे ही वो बसंती को लेकर अपने घर जाने के लिए मुड़े तो क्या देखते हैं कि सामने बसंती और जयंती के माता पिता भी खड़े हैं। वे पत्थर के बुत की तरह दिखाई दे रहे थे। उनमें कोई हलचल नहीं थी, केवल उन दोनों की आंखों से आंसू बहकर जमीन गीली कर रहे थे। सखाराम, गोविंद सभी ने उन्हें देख लिया। सबके सर शर्म से नीचे झुके हुए थे, क्योंकि आज एक माँ बाप ने उनकी बेटी की दुर्दशा होते हुए अपनी आंखों से देख लिया था। वे अब तक शायद ये सोचकर बहुत खुश थे कि उनकी दोनों बेटियां एक ही घर में ब्याही हैं और अपने से बड़े घर में ब्याही हैं, तो वे बहुत खुश होंगी। लेकिन आज हकीकत में जो सच्चाई थी उसे उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। जयंती और बसंती अपने माता पिता से लिपटकर रो रही थी। तभी माया ने देखा बसंती की साड़ी पर धीरे धीरे खून बह रहा था। वो जोर से चीखी, ये क्या? बसंती के शरीर से बहते खून को देखकर सभी चिंतित हो गए और वे तुरंत ही उसे अस्पताल ले गए, जहां पता चला कि वो गर्भ से थी। ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन मोहन की बेरहमी ने कोख में पलते शिशु की जान ले ली थी और सच पूछो तो यह एक हत्या ही थी जो मोहन ने की थी।
सखाराम ने बसंती के माँ बाप के सामने रोते हुए उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए कहा, हमें नहीं मालूम था कि मोहन ऐसा करेगा। उन्होंने सारी सच्चाई बसंती के माँ बाप को बता दी और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, अब वो बसंती को मोहन के साथ नहीं रहने देंगे जब तक कि वो सुधर नहीं जाता। अगर आप लोग चाहो तो कुछ दिन के लिए उसे अपने घर ले जा सकते हो। बसंती ने कहा, नहीं बाबूजी, मैं यहीं रहूंगी और मोहन को सुधारने की कोशिश करूंगी। बीच में माया ने कहा, बसंती, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा, कुछ दिन के लिए चली जाओ। यहाँ ये नालायक मोहन तुम्हें चैन से रहने नहीं देगा। हो सकता है कुछ दिन की दूरी उसे सुधारने में मदद करे, शायद उसे उसकी गलती का एहसास भी हो जाए। ठीक है माँ, ऐसा भी करके देख लेते हैं। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए और अब मोहन को बसंती की याद सताने लगी थी। उसे हर रात बसंती की कमी महसूस होती। आखिरकार एक दिन वो अपने माँ बाबूजी को बताए बिना बसंती को लेने उसके घर पहुंच ही गया। उसे देखकर बसंती के माता पिता कुछ खास खुश नहीं हुए। न ही वो इस समय बसंती को उसके साथ भेजना चाहते थे। बसंती के पिता ने कहा, दामाद जी, कुछ दिन और रह लेने देते। मोहन ने कहा, बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं बसंती का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे सुधरने का एक मौका तो दीजिए। वो कुछ कह पाते उसके पहले बसंती की आवाज आई, जाने दीजिए ना बाबूजी, मोहन कह रहा है ना बाबूजी कि वो सुधर गया है। बसंती की रजामंदी के बाद उसके बाबूजी ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम लोगों की मर्जी, भगवान चाहेगा तो सब कुछ ठीक ही होगा। मोहन इस तरह से झूठा वादा करके बसंती को ले तो आया, किंतु उसके मन में पल रहे शक को खत्म नहीं कर पाया। अभी तो उनके विवाह को 8 माह ही हुए थे, लेकिन प्यार की वर्षा होने वाले ऐसे दिनों में नफरत की बारिश हो रही थी। शक ने मोहन के आसपास एक ऐसा चक्रव्यूह बना दिया जिसमें वो ऐसा फंसा कि बाहर निकल ही ना पाया। उसके शक का दायरा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने ख्यालों में भी बसंती और अपने भाई गोविंद को रंग रलियां मनाते देखता रहता। उसका मन करता कि वो गोविंद को मार डाले। मोहन शराब के नशे में धुत रहने लगा। बसंती की तबीयत भी अभी ठीक नहीं हुई थी। मोहन अब बसंती को सिर्फ अपनी भूख मिटाने का साधन मात्र ही समझता था। 2-3 दिनों में ही उसने वापस बसंती के साथ मारपीट शुरू कर दी। मोहन की ऐसी हरकतों से पूरा परिवार नाराज था। परेशान होकर माया ने बसंती को अपने घर वापस बुला लिया। मोहन के बार बार बुलाने पर भी माया उसे नहीं भेज रही थी। एक दिन उन्होंने मोहन से कहा, जब तक तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तब तक मैं बसंती को तेरे पास नहीं भेजूंगी, समझा? किसी की बेटी तेरी मार खाने के लिए नहीं है। मोहन आग बबूला होकर वहां से चला गया। मोहन चला तो गया, लेकिन अब वो उस मौके की तलाश में था जब वो बसंती को वापस अपने पास ले आए। उन्हीं दिनों उसके पूरे परिवार को एक शादी में जाना था। तबीयत खराब होने के कारण बसंती उनके साथ नहीं जा सकती थी। तब जयंती ने उससे कहा, बसंती, तू अपने अम्मा बाबूजी के पास चल, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। हमें आने में रात हो जाएगी, हम लौटते वक्त तुझे लेते हुए आ जाएंगे। नहीं जीजी, मैं दरवाज़ा बंद करके आराम करूँगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और शायद अम्मा बाबूजी भी उस शादी में जाने वाले होंगे। अरे हाँ, तू ठीक कह रही है। फिर हम लोग जाते हैं, तू दरवाज़ा बंद करके ही रखना। पूरा परिवार शादी में चला गया। ये बात मोहन जान गया था और आज पूरे 1 हफ्ते के बाद उसे बसंती के पास जाने का मौका मिल ही गया।
वो आया और दरवाजा खटखटाने लगा। बसंती ने अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं मोहन। दरवाजा खोल बसंती। नहीं, तू जा यहाँ से। अरे मैं बदल गया हूँ, अब सब कुछ ठीक रहेगा, पर तू अगर आएगी ही नहीं तो कैसे ठीक होगा? बसंती भोली उसकी बातों में आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मोहन ने उसकी चोटी पकड़कर खींचते हुए कहा, जहाँ मैं तुझे नहीं रहने देना चाहता वहीं पड़ी है तू। तू अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आएगी, है ना? चल घर, तुझे तेरी नानी याद दिलाता हूँ। मोहन, तू ये क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? तुझे भान भी है? गोविंद भैया हमारे भाई हैं, तेरे भी और मेरे भी। तू उन्हीं पर। अरे चुप हो जा, वो मेरा भाई नहीं है और तेरा तो। छी मोहन, छोड़ दे मुझे। मैंने सोचा था मैं तुझे सुधार लूंगी, पर तू तो कुछ सुनना ही नहीं चाहता। ज्यादा बोल रही है तू। चल अभी तुझे ठीक करता हूँ। इस वक्त यहाँ तुझे बचाने कौन आएगा? आज तुझे मार मार कर गोविंद का भूत तेरे सर से उतार ही देता हूँ। घर के अंदर ले जाकर मोहन ने बसंती को खूब मारा। उधर शादी में बसंती के अम्मा बाबूजी भी आए थे। जब उन्हें ये पता चला कि बसंती घर पर अकेली है तो उनसे रहा नहीं गया। वो दोनों चुपचाप वहां से निकल आए। बसंती के घर पहुंचते ही उन्हें अपनी बेटी की चीखें सुनाई दे रही थी। वो दौड़े, पर दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, किंतु खोलता कौन? वे दोनों गिड़गिड़ाते रहे, दामाद जी दरवाजा खोलो, छोड़ दो हमारी बेटी को। उनकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। उधर सखाराम ने देखा कि जयंती के माँ बाप नहीं हैं, तो उनका भी माथा ठनका और वो भी जल्दी से घर की तरफ निकल पड़े। दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए वो भी तुरंत ही वहां पहुंच गए। घर पहुंचते ही सारे हालात समझते हुए उन्होंने सीधे अपने समधी जी से कहा, चलो दरवाजा तोड़ते हैं, वरना वो बसंती को मार ही डालेगा। कहते हुए उन दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य बहुत गमगीन और डरावना था। बसंती लगभग बेहोशी की हालत में थी और अब तक शायद मोहन उसे मारते मारते इतना थक गया था कि वो भी पलंग पर गिर पड़ा था। सखाराम ने मोहन को आवाज दी, मोहन। उसने मुड़कर देखा तो सखाराम ने उसी डंडे को उठाकर उसको मारना शुरू कर दिया, जिससे वो बसंती को मार रहा था। बसंती के माता पिता उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उसके ऊपर पानी छिड़क कर उसे होश में लाए। वे उसे लेकर बाहर निकले। तब तक पूरा परिवार वहां आ चुका था। सभी हैरान थे कि बसंती ने तो कमरा अंदर से बंद कर लिया था, फिर वो मोहन के साथ कैसे? उधर सखाराम उसके ऊपर डंडा फेंक कर बाहर आ गया। आते हुए वो कह रहे थे, इसे तो एक दिन मैं मार ही डालूंगा। बसंती के बाबूजी के शब्द भी कुछ ऐसे ही थे, मैं इसे मार डालूंगा, वरना ये शराबी मेरी बेटी को इसी तरह नर्क जैसी प्रताड़ना देता रहेगा। सखाराम ने बसंती के माता पिता से माफी मांगते हुए कहा, समधी जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब मोहन कभी नहीं सुधरेगा। हमें अब उसकी पुलिस में शिकायत कर देनी चाहिए। उनके डर से शायद वो। पता नहीं समधी जी, हमारी बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। कैसी थी वो और अब कैसी हालत हो गई है उसकी। सखाराम ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चलो कुछ देर आराम कर लो। उसके बाद सब लोग घर आ गए। जयंती ने सभी के लिए चाय बनाई। बसंती का पूरा शरीर हरा नीला काला हो रहा था। वो अभी भी कराह रही थी। सखाराम ने कहा, समधी जी, बहुत रात हो गई है, आप लोग आज यहीं पर रुक जाओ, बसंती को भी अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, कहकर उन्होंने अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछा। रात में सब सो गए। दूसरे दिन सुबह जब उठे तब चाय नाश्ता करने के बाद बसंती के अम्मा बाबूजी अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे।
तब लगभग 11 बज रहे थे। बसंती ने कहा, बाबूजी, 2-4 दिन यहीं रुक जाओ मेरे पास। अपनी बेटी की कराहती दर्द भरी आवाज को सुनने के बाद उनके पास कोई वजह नहीं थी न रुकने की। वो रुक गए। गोविंद बहुत दुखी था। उसने सभी के बीच कहा, मेरी ही गलती है। मैंने ही मोहन की बात मानकर इस रिश्ते के लिए सिफारिश की थी। इस मोहन ने तो पूरे परिवार को बर्बाद कर डाला। फूलों सी नाजुक बच्ची को जल्लाद बनकर मारता है। बसंती तो मेरी छोटी बहन जैसी है, लेकिन मोहन की सोच कितनी मैली है। वो शक करता है, और वो भी अपने ही भाई पर, अपनी पत्नी पर। मुझे तो उसे भाई कहने में भी शर्म आती है। बेचारी बसंती तो इतनी अच्छी होकर भी नर्क ही भोग रही है। मैं जानता हूँ ये शक अब उसके दिमाग से कभी नहीं जाएगा। मन करता है उसका गला ही घोट दूं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बसंती बेचारी ना सजती ना संवरती, पर सुंदरता ऐसी कि हर जगह से झलकती ही रहती। उसके सुंदर बेदाग शरीर को मार मार कर मोहन ने दागदार बना दिया था। जहाँ देखो वहाँ खून के काले नीले जमे हुए धब्बे देखकर उसकी बहन जयंती रो रही थी। उसे अपनी बहन का दर्द देखा नहीं जा रहा था। बसंती की तड़प देखकर जयंती के मन में भी यही विचार आने लगा कि मोहन की दुनिया में आखिर जरूरत ही क्या है। शराबी बनकर सिर्फ अत्याचार ही तो करता है। सभी के मन में बार बार इस तरह के विचार आवागमन कर रहे थे। आज जयंती अपनी बहन को समझा रही थी, बसंती, तुम चिंता मत करो। कल हम पुलिस स्टेशन जाकर मोहन की शिकायत लिखा देंगे। बसंती ने कहा, हाँ जीजी, अब तो मैं भी मार खाते खाते थक गई हूँ। मुझे लगता था कि मैं उसे सुधार लूंगी, पर वो तो कभी नहीं सुधरने वाला। 1 साल हो गया, पर वो तो बिगड़ता ही जा रहा है। दूसरे दिन सुबह बसंती, जयंती और गोविंद पुलिस थाने गए और जाकर मोहन की शिकायत लिखाई। बसंती को देखकर पुलिस इंस्पेक्टर को उस पर होने वाले जुल्मों का सबूत अपने आप ही मिल गया। पुलिस उन लोगों के साथ ही उनके घर आ गई। मोहन के कमरे का दरवाजा खुला हुआ ही था। अंदर कमरे में मोहन बिस्तर पर धुत पड़ा हुआ था। उसके आसपास शराब की कुछ बोतलें भी पड़ी थी, कुछ खाली और 1-2 भरी हुई, जो देशी शराब होती ही है, ठर्रे की बोतल। कमरे से शराब की बदबू आ रही थी। मोहन को इस तरह शराब के नशे में धुत पड़ा देखकर पुलिस ने उसकी पीठ पर डंडा लगाते हुए कहा, मोहन उठ। लेकिन मोहन हिला तक नहीं। बिस्तर नीचे से भी गीला था, शायद उसने ही गीला कर दिया था। उसके आसपास बिस्तर पर शराब गिरी हुई अभी सूखी नहीं थी। हालात गंभीर थे। मोहन की हालत देखकर पुलिस को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये तो मर चुका है। उसे इस तरह मृत देखकर जयंती, बसंती और गोविंद के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। गोविंद के मुंह से निकल गया, अरे ये कैसे हो गया? पुलिस को देखकर मोहन और बसंती के माता पिता के अलावा अड़ोसी पड़ोसी भी घर से निकलकर बाहर वहां आ गए थे। सब कहने लगे, इस पियक्कड़ का तो यही होना चाहिए था। 24 घंटे धुत रहता था। किसी ने कहा पी पी कर मर गया, किसी ने कहा अच्छा ही हुआ, धरती पर बोझ ही था। ऊपर से बेचारी फूल जैसी बिटिया पर कोड़े बरसाता रहता था। लोगों के बीच इस तरह की बातें सुनकर पुलिस भी वहां से चली गई। दोनों पुलिस वाले आपस में बात कर रहे थे, ये तो शराब पीकर मरने का मामला है, इसमें ज्यादा अंदर घुसने से कोई फायदा नहीं होगा। दूसरे ने कहा, हाँ चलो यहाँ से, हमें दूसरे बहुत ज्यादा जरूरी केस निपटाने हैं। कहते हुए वो दोनों वहां से चले गए। अंदर घर में गोविंद, बसंती और जयंती एक दूसरे की तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देख रहे थे। गोविंद ने बसंती से पूछा, बसंती क्या तुमने? नहीं भैया। तब उसने जयंती की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुमने?
नहीं गोविंद, हम दोनों तो रात में साथ साथ ही सो रहे थे। मेरा तो मन था कि उसे मार डालूं, पर मैं ऐसा कुछ भी ना कर पाई। गोविंद ने कहा, हो सकता है वो पीकर खुद ही मर। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो मोहन के मरने का किसी को भी कोई खास दुख नहीं है। लेकिन उसकी माँ तो माँ होती है। 9 माह अपने तन के अंदर बड़ा करके पाला पोसा था। उनकी आंखों से आंसू अवश्य ही झर रहे थे। सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर अचानक मोहन मर कैसे गया। रोती हुई मोहन की माँ को समझाते हुए सखाराम ने कहा, अरे मोहन की अम्मा, शांत हो जाओ। दारू लील गई उसे, हद होती है ना किसी भी चीज की। उसने तो 24 घंटों के लिए दारू से ही अपना रिश्ता जोड़ लिया था। शरीर तो पहले से ही कमजोर था उसका। अब तुम हिम्मत रखो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। बसंती अपने माता पिता की तरफ शंका भरी नजरों से देख रही थी। वो सोच रही थी कि हो सकता है अम्मा बाबूजी से उसकी तकलीफ देखी ना गई हो और उन्होंने मिलकर अपनी साड़ी का पल्लू संभालती हुई वो अपने पिता के पास पहुंच गई और धीरे से उनसे पूछा, बाबूजी, क्या आपने ये क्या कह रही है बसंती बेटी? हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हम तो तलाक के विषय में सोच रहे थे। छुटकारा तो तुझे हम तलाक लेकर भी दिलवा ही सकते थे। फिर हम ऐसा क्यों करते? हम तो तभी अपने कमरे में चले गए थे। रात में रोते रोते कब सो गए हमें मालूम ही नहीं पड़ा। नींद में भी जो दृश्य देखा था उसे भूल नहीं पा रहे थे। आंखों में सिर्फ तुम दिखाई दे रही थी। हमने तो आज सुबह वकील के पास जाना था, किंतु भगवान ने ही तुम्हें छुटकारा दिला दिया। सबने मिलकर मोहन का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद जब वे वापस आए तो घर पर मोहन की माँ फूट फूट कर रो रही थी। गोविंद ने उन्हें समझाते हुए कहा, मत रो माँ, हमारे भाग्य में यही लिखा था और लिखे को भला कौन टाल सकता है। जयंती ने कहा, अम्मा, मोहन भैया इतनी ही उम्र लेकर आए थे, बाकी तो कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है। थक हार कर सभी अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। मोहन का 10वां 13वां सब हो गया और उसकी अस्थियां भी विसर्जित कर दी गई। अस्थि विसर्जन के बाद मोहन की माँ माया गहरे सदमे में थी। वो इधर से उधर बार बार करवटें बदल रही थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इस तरह माया को बेचैन देखकर सखाराम से रहा नहीं गया। तब उन्होंने माया को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, सो जाओ माया, भगवान की मर्जी के आगे भला किसकी चलती है। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। ये हमसे अगर कुछ करवाता है तो वो भी सोच समझकर ही करवाता है। शायद इसी में सबकी खास तौर से बसंती की भलाई थी, या फिर हमसे जो भी करवाता है। ये शब्द सुनकर माया चौंक गई और कहा, करवाता है? क्या कहना चाहते हो तुम? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि माया, मैं जानता हूँ कि हमारे घर के एक आतंकवादी को हमारे ही घर की एक सेनानी ने मार डाला है। जब सेना का कोई सिपाही किसी आतंकवादी को मारता है तब वो उसे मारने के बाद पछताता नहीं है, क्योंकि वो तो दूसरों की रक्षा के लिए एक खतरनाक इंसान को मारता है। तुम भी सुकून से रहो माया, तुम्हें पछताने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या तुम जानते हो? हाँ माया, तुमने तो एक पराई बेटी को बचाने के लिए अपने खून को, ऐसा कोई नहीं कर सकता माया, कोई भी नहीं। सखा, मैंने सही किया या गलत मैं नहीं जानती, लेकिन बसंती को रोज मरते हुए मैं नहीं देख पा रही थी। वैसे मोहन भी कहाँ जिंदा था, वो भी तो रोज मर ही रहा था। उसने तो अपने होने वाले बच्चे की हत्या भी कर दी थी।
जाने अनजाने ही सही, लेकिन अगर वो बसंती को जल्लादों की तरह नहीं पीटता तो हमारा बच्चा जिंदा होता। उसे तो दुनिया में आने से पहले ही उसने मार दिया था। मोहन ने जो भी किया उसमें गलती भी उसकी अकेले की ही तो थी, ना गोविंद की, ना बसंती की और ना ही उस नन्ही जान की। कितना समय हो गया था बेचारी बसंती को मार खाते खाते। अगर मैं मोहन को नहीं मारती तो वो बसंती को वैसे ही मार डालता जैसे मेरे पिता। इतना कहकर माया चुप हो गई। माया, क्या कह रही थी? तुम अपनी बात पूरी करो। माया रो रही थी, बिल्कुल उस शांत नदी की तरह जो कभी कभी बिना आवाज के, बिना खुशी के केवल बहती ही जाती है। तब एक बार फिर सखा राम ने उससे पूछा, माया, आधे में बात को नहीं रोकना चाहिए। या तो बोलो ही मत, बताओ ही मत, और अगर शुरू कर ही दिया है तो फिर पूरी बात खत्म करो। सखाराम की इतनी जिद करने पर आखिरकार माया ने उस राज से पर्दा हटा ही दिया जो वर्षों से उसके सीने में दफन था। उसने कहा, सखा, मैं ऐसे हालातों से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। मैंने ऐसे हालातों को जिया है। तुम्हें तो यही मालूम है ना कि मेरी माँ बीमारी से मर गई। नहीं सखा, मेरे बाप ने मोहन की तरह दारू पी पी कर मेरी माँ को मार डाला था। मैं रोज अपनी माँ को पिटते हुए देखती थी सखा। मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, पर मेरे बाप पर किसी बात का असर नहीं होता था। वो जल्लाद बेरहमी से मेरी माँ को रोज मारता था। मुझे बसंती में मेरी माँ दिखाई देती थी सखा। मैं उसका दर्द नहीं देख पाती थी। मेरी माँ के समय तो मैं बच्ची थी, कुछ न कर पाई। मैंने तड़पते हुए अपनी माँ को मरते देखा। घर वालों ने बीमारी का बहाना करके सब रफा दफा कर दिया। मैं मेरे परिवार में एक और मौत इस तरह से नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने, सखाराम ने माया को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तुमने जो भी किया ठीक ही किया। मोहन हमारे हाथ से निकल चुका था। उसके ऊपर शक के कीड़े ने अपना कब्जा कर लिया था और उसी का जहर शराब बनकर हर रोज उसके शरीर को छलनी करता ही जा रहा था। लेकिन सखा, अब मैं अपने आप को शायद कभी भी माफ। माया के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए सखा ने कहा, नहीं माया, तुम्हें ये भूलना ही होगा, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए। माया आंसू बहाती सखाराम के सीने से बेल की तरह लिपट गई। बसंती दर्द के मारे बीच बीच में उठ जाती थी। उसे प्यास लग रही थी और वो पानी पीने जा रही थी। तभी उसे अपने सास ससुर की आवाजें सुनाई दी और उसके कान वहीं रुक गए। उसके कानों ने हर बात को अपने अंदर लेते हुए उसके दिल तक पहुंचा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ उसे इतना प्यार करती है कि उसे बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को। ये सब सुनकर बसंती ने उन सारी बातों को अपने दिल के एक कोने में दफन कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर बात फैली तो फिर दूर तलक जाएगी। देखते देखते 1.25 महीना बीत गया। तब एक दिन बसंती के माता पिता उसे लेने आए। उन्होंने सखाराम से कहा, समधी जी, हम अपनी बिटिया बसंती को लेने आए हैं। वैसे भी उसका जीवन तो वीरान हो चुका है। सोचते हैं धीरे से उसकी नई दुनिया बसा देंगे। बसंती के ससुर कुछ कहते उससे पहले ही बसंती ने कहा, नहीं बाबूजी, ये मेरा घर है और यही मेरे माता पिता हैं। मैं इन्हें छोड़कर अब किसी और नई दुनिया में नहीं जाना चाहती। ये मेरा घर ही मेरा स्वर्ग है बाबूजी। 2-4 दिनों के लिए आपके साथ जरूर चलूंगी। पर माया ने बसंती की बातें सुनकर उसे सीने से लगा लिया। बसंती के माता पिता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो ना सखा राम बाबू, कितना सुंदर मन है इसका, उसके तन की ही तरह। फिर भी मोहन उसके साथ न्याय नहीं कर पाया। बसंती के माता पिता वापस अपने घर चले गए। जाते जाते अपने साथ ये सुकून लेकर गए कि अब उनकी बच्ची को किसी से कोई खतरा नहीं है।
सब उसे बहुत प्यार करते हैं। सखाराम हर रोज अपनी पत्नी को उदास देखकर खुद भी उदास रहने लगा था। माया के मन में हर समय ये प्रश्न तूफान मचाता रहता था कि आखिर सखाराम को कैसे सच्चाई का पता चला। अपनी बेचैनी को मिटाने का माया ने पक्का मन बना ही लिया। एक रात जब वो दोनों अपने कमरे में थे, तब माया ने सखाराम से पूछा, सखा, एक प्रश्न मेरे मन को बेचैन कर रहा है। जानता हूँ माया, तुम्हारा प्रश्न क्या है। तुम जानना चाहती हो ना कि मुझे कैसे मालूम कि तुमने। हाँ सखा, मैं जानना चाहती हूँ। तब सखाराम ने कहा, उस दिन रात को लगभग 2 बजे जब मेरी नींद खुली, मैंने देखा तुम बिस्तर पर नहीं थी। मैंने सोचा बाथरूम गई होगी, पर तुम काफी देर तक वापस नहीं आई, तो मैं डर गया कि कहीं तुम बाथरूम में गिर तो नहीं गई। मैंने उठकर देखा तो तुम बाथरूम में नहीं थी। चुपके से दबे पांव तुम्हें घर में भी ढूंढ लिया, पर तुम कहीं नहीं मिली। तब मैं बाजू वाले कमरे में तुम्हें देखने के लिए आ रहा था कि कहीं तुम वहां मोहन के पास तो नहीं हो। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, अंधेरा था और शराब की बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी। मैंने बिना आवाज किए अंदर झांका तो क्या देखता हूँ, तुम शराब की बोतल से उसके बिस्तर पर शराब डाल रही थी। फिर तुमने मोहन के शरीर पर भी शराब डाली। मैं समझ गया था कि तुमने क्या कर डाला है। मैं तुम्हें फिर रोक कर भी क्या करता। मैं इसीलिए चुपचाप वहां से वापस आकर सो गया, ताकि तुम ये ना जान सको कि मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम आई तब भी मैं जाग ही रहा था, पर कुछ भी पूछ ना सका। अब तुम बताओ, तुमने अचानक ये फैसला। सखा, मैं दुखी थी। मोहन से मुझे नफरत सी होने लगी थी। फिर भी उसे मार डालूं ऐसा मैंने नहीं सोचा था। पर उस रात को लगभग 1 बजे वो हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर हमारे घर आया। शायद चाबी उसने पहले ही लेकर रख ली थी। मैं जाग रही थी। हल्की सी आहट सुनकर मैं उठी और दरवाजे तक पहुंची तो क्या देखती हूँ, शराब के नशे में धुत मोहन चाकू लेकर अंदर घुस रहा था। मैं डर गई। मैंने उसे बाहर की ओर खींच लिया। वो नशे में था, कुछ समझता उससे पहले ही मैंने उसके हाथ से चाकू लेते हुए धीरे से पूछा, मोहन, ये क्या कर रहा है तू। उसने कहा, अम्मा, आज मैं उन दोनों को मारने आया हूँ, मुझे मत रोकना। मैंने उससे कहा, हाँ हाँ, अपन दोनों मिलकर ये काम करेंगे, सोच समझकर। अभी तू चल, अपन सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ताकि पुलिस तुझे पकड़कर जेल में ना डाल दे। वो मेरी बातों में आ गया, लेकिन पूरे समय यही कहता रहा, अम्मा, जब तक मैं उन दोनों को नहीं मार डालता मुझे चैन नहीं आएगा। मैं डर गई थी सखा। उसका इरादा पक्का था। वो सच में गोविंद और बसंती को मार डालता। मैंने उसके कमरे में टेबल पर 5 से 6 शराब की बोतलें देखी और उससे कहा, पहले तू ये बोतल पूरी पी ले, फिर अपन जाएंगे। ऐसा कहकर मैंने उसे 2 बोतल पिला दी, जबकि वो पहले से ही पूरी तरह नशे में था। फिर वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। तब मैंने उसका मुंह खोलकर नाक दबाकर और शराब उसके पेट में उड़ेल दी। कुछ शराब नीचे गिर गई और कुछ बोतल में ही रह गई। मैंने उसे इतनी शराब पिला दी कि उसके लिए वो जहर जैसी हो गई। उसे मेरे सामने ही उब के आने लगे। तब मैंने उसका मुंह और नाक दोनों बंद कर दिए ताकि वो उल्टी ना कर सके। वो थोड़ा तड़पा और उसके बाद इतना कहते हुए वो रो पड़ी। रोते रोते वो फिर कहने लगी, सखा, वो मेरा बेटा था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो शैतान बन गया था। उसके शैतानी रूप से मुझे इतनी नफरत हो गई थी कि मेरे हाथों उसकी मौत हो गई। सखा, उसको मार कर भी मुझे ज़्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 2 लोगों की नहीं 3 की जान बचाई है। उसने तो हमारी बसंती को मारते पीटते भी फिर से गर्भवती कर दिया है। दंग होते हुए सखाराम ने पूछा,
ये क्या कह रही हो तुम? बसंती पेट से? हाँ सखा, बसंती गर्भ से है। हो सकता है एक अच्छे रूप में अच्छे संस्कारों के साथ हमारा मोहन ही वापस आ जाए। सखाराम ने माया को अपने सीने से फिर लगा लिया और उसके बाद उस बात की चर्चा जीवन में कभी ना करने की उन दोनों ने कसम खा ली। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस राज को जानने वाला उनके अलावा भी कोई एक और है। वो ये भी नहीं जानते थे कि उसने भी इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया है। मोहन तो चला गया दूसरी दुनिया में और उसकी घृणा से भरी वो कहानी भी उसी के साथ खत्म हो गई। अब उनके घर में नई खुशियों ने जन्म ले लिया। बसंती को गोविंद ने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया। घर में बसंती और जयंती की हंसी की आवाजें गूंजने लगी। सखाराम और माया अपने परिवार को देख देख कर खुश होते थे। इसी खुशी में शामिल होने के लिए बसंती के माता पिता भी अक्सर आ जाया करते थे। बसंती को फिर से उतना ही खुश देखकर उनके मन को असीम शांति मिल रही थी। घर की इन खुशियों को देखकर बसंती के बाबूजी ने कहा, बसंती की अम्मा, देख रही हो कितना अच्छा परिवार है। लेकिन कुछ महिलाओं की अनर्गल बातों ने इस परिवार में आग लगा दी थी। अगर वो शक के बीज मोहन के मन में पैदा ही नहीं करती तो आज मोहन भी यही हमारे सामने होता। खैर, भाग्य के आगे किसकी चली है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। कुछ ही महीनों बाद बसंती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम बसंती ने मोहन ही रखा, क्योंकि वो तो सच्चे मन से उसे प्यार करती थी। मोहन के मरने के बाद भी बसंती को उसी घर में देखकर कानाफूसी करने वाली उन महिलाओं के मुंह पर ये बसंती द्वारा लगाया हुआ एक करारा तमाचा था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।